एक शाम शहंशाह अकबर का दरबार रोजाना की तरह ही सजा हुआ था। मौसम खुशगवार था, हल्की पुरवाई चल रही थी और दरबार में हंसी मजाक का दौर जारी था। आज अकबर का मिजाज कुछ ज्यादा ही खुशनुमा था। उन्होंने अपने खास नवरत्नों की ओर देखते हुए कहा, हमने सुना है कि दुनिया में हर जीव में कोई न कोई खास हुनर होता है। पक्षी गाते हैं, मोर नाचते हैं, शेर दहाड़ता है। क्या आप लोग किसी ऐसे जीव के बारे में बता सकते हैं जिसमें कोई भी उल्लेखनीय हुनर न हो? दरबारियों ने थोड़ी देर सोचा। किसी ने कहा, आलसी आदमी, जहांपनाह। इस पर ठहाका लगा। किसी ने कछुए का नाम लिया तो किसी ने घोंघे का। तभी एक दरबारी, जो बीरबल से थोड़ी ईर्ष्या रखता था, बोला, हुजूर, मेरी समझ से गधा एक ऐसा प्राणी है जिसमें सिवाय बोझा ढोने और रेंकने के और कोई हुनर नहीं होता। रेंकना भी क्या, कर्कश आवाज ही तो है। अकबर मुस्कुराए। हां, ये बात तो ठीक लगती है। गधे की आवाज में कोई मिठास नहीं होती। बीरबल, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, बोले, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर हर जीव की अपनी खासियत होती है। और जहां तक गाने की बात है, तो अगर सही माहौल और प्रशिक्षण मिले तो शायद गधा भी गा सकता है। ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वही ईर्ष्यालु दरबारी, मुल्ला दो प्याजा के दूर के रिश्तेदार, फौरन बोल पड़े, वाह बीरबल वाह, क्या खूब कहा। अब क्या हम गधों का संगीत समारोह आयोजित करवाएं? क्या गधे भी तानसेन बनेंगे? अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो जो सुनने में असंभव लगती है। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि गधा गा सकता है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, हुजूर, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर आप मुझे कुछ समय और साधन दे तो मैं प्रयास कर सकता हूं। अकबर को इसमें मजा आने लगा। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। तुम्हें एक शाही गधा दिया जाएगा। तुम उसे गाना सिखाओ। अगर 1 महीने बाद वो गधा हमारे सामने गा सका तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने ये मानना होगा कि तुम गलत थे और तुम्हें 1 दिन के लिए गधे की पोशाक पहनकर दरबार में हाजिरी देनी होगी। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। वे जानते थे कि यह असंभव है और बीरबल की फजीहत देखने को मिलेगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल को अस्तबल से एक हृष्टपुष्ट गधा दिया गया, जिसका नाम उन्होंने प्यार से कलुआ रख दिया। बीरबल कलुआ को लेकर शहर से कुछ दूर अपनी एक छोटी सी बागीची में चले गए। उन्होंने वहां कलुआ के रहने का अच्छा इंतजाम किया। पहले कुछ दिन बीरबल ने कलुआ के साथ सिर्फ दोस्ती बढ़ाने में बिताए। वे उसे अपने हाथ से हरी हरी दूब, चना और गुड़ खिलाते, उसकी पीठ सहलाते और उससे मीठी मीठी बातें करते। कलुआ भी बीरबल से हिल मिल गया था। दरबार में रोजाना बीरबल की संगीत साधना की खबरें चटखारे लेकर सुनाई जाती। आज बीरबल गधे को सारेगामापा सिखा रहे थे। कोई कहता, मैंने तो सुना है कि बीरबल ने गधे के लिए एक विशेष राग गतप्रिया भी ईजाद किया है। दूसरा मजाक उड़ाता। अकबर भी इन बातों को सुनकर मुस्कुरा देते। बीरबल ने बागीची में एक छोटा सा मंच जैसा बनवाया। वे रोज सुबह शाम कलुआ को उस मंच पर खड़ा करते। फिर बीरबल खुद एक तंबूरा लेकर बैठ जाते और कोई मधुर धुन बजाना शुरू करते। धुन बजाते बजाते वे कलुआ की ओर देखते और इशारा करते। शुरू शुरू में कलुआ बस बेचारगी से उन्हें देखता रहता। बीरबल ने एक तरकीब सोची। वे जब तंबूरे पर एक खास धुन बजाते तो उसके तुरंत बाद कलुआ को उसका सबसे पसंदीदा भोजन, मीठे रसीले गाजर, देते। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। कलुआ अब उस खास धुन को पहचानने लगा था। जैसे ही बीरबल वो धुन बजाते, कलुआ के कान खड़े हो जाते और वो उम्मीद से उनकी ओर देखने लगता, क्योंकि उसे पता था कि अब गाजर मिलने वाले हैं। धीरे धीरे जब बीरबल वो खास धुन बजाते तो कलुआ अधीर होकर जोर जोर से रेंकने लगता, मानो कह रहा हो, हाँ हाँ, यही धुन।
अब जल्दी से गाजर दो। बीरबल उसकी पीठ थपथपाते और उसे गाजर खिला देते। बीरबल ने इस प्रशिक्षण को और परिष्कृत किया। वे धुन की लय को थोड़ा बदलते और कलुआ के रेंकने के सुर को भी ध्यान से सुनते। हालांकि वो रेंकना ही था, पर बीरबल उसे ऐसे प्रस्तुत करते मानो कलुआ उनकी धुन पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। 1 महीना पूरा होने को आया। दरबार में उत्सुकता चरम पर थी। हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब बीरबल अपने गायक गधे को पेश करेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर कौतूहल और मनोरंजन का भाव था। बीरबल नियत समय पर दरबार में हाजिर हुए। उनके पीछे पीछे 2 सेवक कलुआ को लेकर आए, जिसे खूब नहला धुलाकर सजाया गया था। उसके गले में फूलों की माला भी थी। कलुआ को देखकर दरबारियों में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। लो जी, आ गए आज के हमारे महान गायक श्री श्री कलुआ जी। किसी ने फप्ती कसी। अकबर ने गंभीरता का अभिनय करते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हारा गधा आज अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, कलुआ पूरी तरह तैयार है। बस हुजूर से एक गुजारिश है कि जब कलुआ अपना गायन प्रस्तुत करे तो पूरी शांति बनाए रखी जाए ताकि वह सुर से भटके नहीं। ये सुनकर कुछ दरबारी अपनी हंसी दबाने लगे। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का आदेश दिया। बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। वे कलुआ को दरबार के बीचों बीच बने एक छोटे से चबूतरे पर ले गए। बीरबल ने अपने झोले से एक छोटा सा तंबूरा निकाला। उन्होंने आंखें बंद की, मानो किसी महान संगीत प्रस्तुति से पहले ध्यान लगा रहे हों। फिर उन्होंने तंबूरे पर वही खास धुन छेड़नी शुरू की जिसे सुनकर कलुआ को गाजर की याद आती थी। जैसे ही धुन के पहले सुर गूंजे, कलुआ के कान खड़े हो गए। वो बीरबल की ओर देखने लगा। उसकी पूंछ हिलने लगी। बीरबल धुन को और स्पष्टता से बजाने लगे, बीच बीच में कलुआ की ओर स्नेह भरी नजरों से देखते। और फिर वही हुआ जिसकी बीरबल को उम्मीद थी। गाजर के लालच में और उस परिचित धुन को सुनकर कलुआ ने अपना मुंह ऊपर उठाया और जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया, धेंचू धेंचू धे चू। वो कोई मधुर संगीत नहीं था, बल्कि गधे की ठेठ रेंकी थी। लेकिन बीरबल ने ऐसी अदा से तंबूरा बजाना जारी रखा मानो कलुआ सचमुच कोई राग आलाप रहा हो। जब कलुआ का एक अंतरा समाप्त होता तो बीरबल तंबूरे पर एक खास तिहाई देते और फिर कलुआ अगला अंतरा शुरू कर देता, यानी फिर से रेंकने लगता। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ अपनी हंसी रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। बीरबल ने कलुआ के रेंकने को अपनी धुन के साथ ऐसे मिलाया कि एक अजीबोगरीब जुगलबंदी सी बन गई। करीब 5 मिनट तक ये संगीत कार्यक्रम चला। कलुआ ने अपनी पूरी क्षमता से गायन किया। जब कलुआ चुप हुआ तो बीरबल ने तंबूरा नीचे रखा और शहंशाह अकबर को झुककर सलाम किया। जहांपनाह, ये थी कलुआ की आज की प्रस्तुति। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब तक शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख बाकी दरबारी भी खुलकर हंसने लगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जब हंसी कुछ थमी तो अकबर ने कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी चतुराई को। तुमने सचमुच गधे से गवात दिया। हालांकि ये गाना कैसा था ये तो हम सब जानते हैं, पर तुमने अपनी बात तो रख ही ली। वही ईर्ष्यालु दरबारी बोला, पर हुजूर, ये तो रेंकना था, गाना थोड़ी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, गाना क्या है ये तो सुनने वाले की समझ पर निर्भर करता है। कोयल की कूक किसी को मीठी लगती है तो किसी को कौवे की कांव में भी संगीत सुनाई दे जाता है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि गधा तानसेन की तरह गाएगा। मैंने कहा था कि वो गा सकता है।
और देखिए, इसने मेरी धुन पर प्रतिक्रिया दी, अपनी आवाज निकाली। इसे आप गधे का गाना कह सकते हैं। फिर बीरबल ने अपनी पूरी तरकीब बताई कि कैसे उन्होंने कलुआ को गाजर का लालच देकर उस खास धुन पर रेंकने के लिए प्रशिक्षित किया था। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि हम सबका भरपूर मनोरंजन भी किया। हम अपना वादा निभाते हुए तुम्हें इनाम देंगे। और हां, अब कोई ये नहीं कह सकता कि गधे में कोई हुनर नहीं होता। कम से कम वो बीरबल के कहने पर गा तो सकता ही है। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। बीरबल को उनका इनाम मिला और ईर्ष्यालु दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। उस दिन के बाद जब भी कोई असंभव सी बात करता तो लोग मजाक में कहते, क्या तुम बीरबल हो जो गधे से भी गवा दोगे? और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और चतुराई से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, या कम से कम संभव जैसा दिखाया तो जा ही सकता है। कलुआ भी उस दिन के बाद दरबार का चर्चित गायक बन गया, भले ही उसका गाना सिर्फ रेंकना ही क्यों न हो। कहानी 2। बादशाह अकबर का दरबार अपनी विविधता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। यहां हर धर्म और विद्या के ज्ञाता सम्मान पाते थे, बशर्ते वे वास्तव में ज्ञानी हों और अहंकार से दूर रहें। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी दरबार में आ जाते थे जिन्हें अपने अधूरे ज्ञान पर बड़ा घमंड होता था और वे दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक मौलवी थे जिनका नाम था नसीरुद्दीन। मौलवी नसीरुद्दीन हाल ही में किसी दूर देश से आगरा आए थे। उन्होंने कुछ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था और उन्हें अपनी विद्वता पर बड़ा नाज था। वे खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ज्ञाता समझते थे और दरबार में आकर अक्सर दूसरे विद्वानों, पंडितों और यहां तक कि कभी कभी बीरबल पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूकते थे। उनका मानना था कि उनके ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक सकता। बादशाह अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए वे मौलवी नसीरुद्दीन की बातों को धैर्य से सुनते थे। लेकिन मन ही मन वे उनके अहंकार से अप्रसन्न रहते थे। बीरबल भी मौलवी के घमंड को भांप चुके थे और मौके की तलाश में थे कि कैसे उन्हें सबक सिखाया जाए बिना उनका अपमान किए। एक दिन दरबार लगा हुआ था। मौलवी नसीरुद्दीन अपनी आदत के अनुसार अपनी विद्वता का बखान कर रहे थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूं, किसी भी पहेली को सुलझा सकता हूं। कोई भी विषय ऐसा नहीं जिस पर मैं घंटों तक प्रवचन न दे सकूं। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आंखों ही आंखों में बादशाह को आश्वस्त किया। अकबर ने कहा, मौलवी साहब, आपकी विद्वता की ख्याति तो हमने भी सुनी है। क्या आप सचमुच हर सवाल का जवाब दे सकते हैं? मौलवी ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, बेशक जहांपनाह, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी विषय पर। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, मौलवी साहब, आपकी विद्वता पर हमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या मैं एक छोटा सा, बहुत ही साधारण सा सवाल पूछ सकता हूं? मेरा सवाल धर्म या दर्शन से जुड़ा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से है। मौलवी नसीरुद्दीन ने तिरस्कार भरी नजरों से बीरबल को देखा और कहा, हां, पूछो बीरबल, तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति के सवाल भी साधारण ही होंगे। मैं तो ऐसे सवालों का जवाब पलक झपकते ही दे सकता हूं। उनका लहजा अहंकार से भरा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मौलवी साहब, मेरा सवाल यह है कि आपके आंगन में जो नीम का पेड़ है, उसमें कुल कितनी पत्तियां हैं? यह सवाल सुनते ही मौलवी नसीरुद्दीन सन्न रह गए। उनका चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनसे ऐसा बेतुका सवाल पूछ सकता है। नीम के पेड़ की पत्तियां गिनना, यह तो असंभव था। दरबार में बैठे अन्य दरबारी भी हैरान थे। कुछ लोग बीरबल की चतुराई पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ मौलवी की हालत देखकर चिंतित थे।
मौलवी नसीरुद्दीन कुछ देर तक अवाक खड़े रहे। फिर उन्होंने झल्लाहट में कहा, यह कैसा बेहुदा सवाल है बीरबल? क्या कोई पेड़ की पत्तियां गिनता है? ये तो समय की बर्बादी है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, मौलवी साहब, आपने ही तो कहा था कि आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल तो बहुत सीधा और सरल है। आपके ही आंगन का पेड़ है, आप उसे रोज देखते होंगे। अगर आप इतने ज्ञानी हैं, तो आपको तो प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज का ज्ञान होना चाहिए। मौलवी और भी बौखला गए। उन्होंने कहा, यह ज्ञान का विषय नहीं, ये तो मूर्खता है। मैं ऐसे फिजूल के सवालों का जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। बीरबल ने कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि आप इस साधारण से सवाल का जवाब नहीं जानते? मौलवी नसीरुद्दीन का घमंड अब गुस्से में बदल रहा था। उन्होंने कहा, जानता क्यों नहीं, बिल्कुल जानता हूं। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे ज्ञान को समझ सको। बादशाह अकबर, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहे थे, बोले, मौलवी साहब, बीरबल ने तो एक सीधा सा सवाल पूछा है। अगर आप जवाब जानते हैं तो बता दीजिए। इसमें आपकी शान कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी ही। मौलवी अब बुरी तरह फंस चुके थे। वे न तो हां कह पा रहे थे, न ना। अगर वे कहते कि नहीं जानते, तो उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाता। और अगर कहते कि जानते हैं, तो बीरबल उनसे जवाब मांगते, जो उनके पास था ही नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद मौलवी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें उस पेड़ की पत्तियों की सही संख्या बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मैं पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाऊंगा और फिर तुम्हें सही संख्या बताऊंगा। लेकिन अगर मेरा जवाब सही निकला, तो तुम्हें भरे दरबार में मुझसे माफी मांगनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि तुम मुझसे कम ज्ञानी हो। बीरबल मुस्कुराए, मौलवी साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर आप सही संख्या नहीं बता पाए या बताने से आनाकानी की, तो आपको भी यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई हर सवाल का जवाब नहीं जान सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो। मौलवी नसीरुद्दीन को लगा कि उन्होंने बीरबल को फंसा लिया है। वे पेड़ के नीचे बैठकर कोई भी बड़ी संख्या बता देंगे और बीरबल उसे गलत साबित नहीं कर पाएगा। उन्होंने तुरंत बीरबल की शर्त मान ली। अगले दिन बादशाह अकबर, बीरबल, मौलवी नसीरुद्दीन और कुछ अन्य दरबारी मौलवी के घर पहुंचे। मौलवी के आंगन में एक विशाल नीम का पेड़ शान से खड़ा था, जिसकी घनी छाव चारों ओर फैली हुई थी। मौलवी नसीरुद्दीन पेड़ के नीचे एक चटाई बिछाकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और ऐसे ध्यान लगाने का नाटक करने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हों। बीरबल और बाकी लोग थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। काफी देर तक मौलवी आंखें बंद किए बैठे रहे। बीच बीच में वे कुछ बुदबुदाते, कभी सिर हिलाते तो कभी गहरी सांस लेते। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कुछ को लग रहा था कि मौलवी सचमुच कोई चमत्कार करने वाले हैं, तो कुछ बीरबल की अगली चाल का इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद मौलवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मैंने ध्यान लगाकर उस नीम के पेड़ की सारी पत्तियों की गणना कर ली है। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी मौलवी साहब, हम सब आपके दिव्य ज्ञान से लाभान्वित होने को आतुर हैं। मौलवी ने अपनी आवाज में और अधिक गंभीरता लाते हुए घोषणा की, इस नीम के पेड़ में ठीक 9,77,589 पत्तियां हैं। एक भी पत्ती कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। ये संख्या सुनते ही कुछ दरबारी आश्चर्यचकित रह गए, तो कुछ को हंसी आ गई। इतनी सटीक संख्या बताना किसी के लिए भी असंभव था। बीरबल ने शांत भाव से पूछा, मौलवी साहब, क्या आप अपनी इस संख्या पर पूरी तरह निश्चित हैं? मौलवी ने अहंकार से कहा, बिल्कुल।
मेरे ज्ञान पर संदेह करने की हिम्मत मत करना, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और अपने एक सेवक को इशारा किया। वो सेवक दौड़ कर गया और पास में खड़ी एक बैलगाड़ी से कुछ बड़ी बड़ी चादरें और रस्सियां ले आया। बीरबल ने सेवकों को आदेश दिया कि वे नीम के पेड़ के नीचे चादरें बिछा दें और फिर पेड़ को जोर जोर से हिलाएं। मौलवी नसीरुद्दीन ये देखकर चौंक गए। ये क्या कर रहे हो बीरबल? तुम मेरे पवित्र पेड़ को क्यों अपवित्र कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मौलवी साहब, घबराइए नहीं। हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी बताई हुई संख्या सही है या नहीं। हम पेड़ को हिलाकर सारी पत्तियां नीचे गिरा देंगे और फिर उन्हें गिन लेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनते ही मौलवी नसीरुद्दीन के होश उड़ गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। अगर सारी पत्तियां गिन ली गईं, तो उनकी पोल खुल जाएगी। उन्होंने तो अंदाजे से ही एक बड़ी संख्या बता दी थी। वे हड़बड़ाकर बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे ज्ञान पर विश्वास रखो। मैंने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। बीरबल ने कहा, मौलवी साहब, जब हमने शर्त लगाई थी तो ये तय हुआ था कि हम सच्चाई का पता लगाएंगे। अगर आप अपनी बात पर इतने ही अड़िग हैं, तो पत्तियों को गिनने में क्या हर्ज है? इससे तो आपकी विद्वता और भी प्रमाणित हो जाएगी। सेवक पेड़ को हिलाने के लिए तैयार थे। मौलवी नसीरुद्दीन बुरी तरह घबरा गए। उन्हें अपना घमंड टूटता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा लिया है। आखिरकार हार मानते हुए मौलवी ने कहा, रुको रुको बीरबल, ठीक है, मैं मानता हूं कि किसी भी पेड़ की पत्तियों की सही संख्या गिनना असंभव है। मैंने जो संख्या बताई थी वो सिर्फ एक अनुमान था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सेवकों को रुकने का इशारा किया। उन्होंने मौलवी नसीरुद्दीन की ओर देखते हुए कहा, मौलवी साहब, मेरा उद्देश्य आपको शर्मिंदा करना नहीं था। मैं तो बस ये सिद्ध करना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। हर किसी के ज्ञान की एक सीमा होती है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी सीमाओं को समझे और विनम्र रहे। घमंड ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। मौलवी नसीरुद्दीन का सिर शर्म से झुक गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने भरे दरबार के सामने जो बड़बोलापन दिखाया था, उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा था। बादशाह अकबर, जो ये सारा दृश्य देख रहे थे, बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता विनम्रता में ही निहित है। मौलवी साहब, उम्मीद है आपको भी इससे सबक मिला होगा। मौलवी नसीरुद्दीन ने कांपते हुए स्वर में कहा, जी जहांपनाह। और बीरबल जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने अपने अधूरे ज्ञान पर व्यर्थ का घमंड किया। आज मेरी आंखें खुल गई। उस दिन के बाद मौलवी नसीरुद्दीन के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उनका घमंड जाता रहा और वे सचमुच ज्ञान प्राप्त करने और उसे विनम्रता से बांटने में लग गए। बीरबल ने न सिर्फ उनका घमंड तोड़ा था, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की राह भी दिखाई थी। दरबार में सभी ने बीरबल की इस अनोखी शिक्षा की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहानी 3। एक सुबह जब दरबार अपने पूरे शबाब पर था, आगरा के एक प्रसिद्ध और धनी व्यापारी सेठ धनपत राय बदहवास हालत में दरबार में उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। बादशाह अकबर ने उन्हें इस हालत में देखकर चिंता व्यक्त की। सेठ धनपत राय, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या अनर्थ हो गया? बादशाह ने पूछा। सेठ धनपत राय ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी तिजोरी से कल रात किसी ने मेरे जीवन भर की कमाई 5,000 स्वर्ण मुद्राएं और मेरे परिवार के पुश्तैनी जवाहरात चुरा लिए। मेरे घर में कड़ी सुरक्षा थी, फिर भी ये अनहोनी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किसने और कैसे किया। बादशाह अकबर गंभीर हो गए।
उनके राज्य में ऐसी दुस्साहसिक चोरी होना चिंता का विषय था। उन्होंने तुरंत अपने कोतवाल को बुलाया और मामले की जांच करने का आदेश दिया। कोतवाल अपनी पूरी टीम के साथ सेठ धनपत राय के घर पहुंचा। तिजोरी एक मजबूत कमरे में थी, जिसके दरवाजे पर एक ही ताला था। ताला टूटा हुआ नहीं था, बल्कि उसे किसी चाबी से खोला गया था। इसका मतलब था कि चोर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास तिजोरी की चाबी की जानकारी या उसकी नकल थी। सेठ धनपत राय ने बताया कि तिजोरी की केवल 2 चाबियां थी। एक उनके पास रहती थी, जिसे वे हमेशा अपनी कमर में बांध कर रखते थे। दूसरी चाबी उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र और पुराने मुनीम रामदीन को दे रखी थी, जो पिछले 20 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा था। कोतवाल ने तुरंत रामदीन को हिरासत में ले लिया। रामदीन एक सीधा साधा बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने कसम खाकर कहा कि उसने चोरी नहीं की है और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसकी चाबी हमेशा उसके पास सुरक्षित रहती थी। सेठ धनपत राय के घर में उनके अलावा उनकी पत्नी, 2 बेटे और कुछ नौकर चाकर रहते थे। बेटों से पूछताछ की गई, लेकिन वे भी निर्दोष जान पड़ रहे थे। नौकरों से भी कोई सुराग नहीं मिला। घर के बाहर कोई सेंधमारी के निशान नहीं थे, जिसका अर्थ था कि चोर घर का ही कोई भेदी हो सकता है या किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद से आया होगा। मामला उलझता जा रहा था। रामदीन पर शक गहरा था, क्योंकि चाबी उसी के पास थी, लेकिन उसके पिछले रिकॉर्ड और व्यवहार को देखते हुए उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी ओर, बिना चाबी के तिजोरी खोलना असंभव था। कई दिन बीत गए, लेकिन कोतवाल कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सका। बादशाह अकबर चिंतित थे। सेठ धनपत राय की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब मामला किसी भी तरह से नहीं सुलझ रहा था, तो बादशाह अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को याद किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और पूरी स्थिति से अवगत कराया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। उन्होंने सेठ धनपत राय से चोरी की रात की घटनाओं, घर के सदस्यों और रामदीन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये मामला वाकई पेचीदा है। मुझे घटनास्थल का मुआयना करने और संदिग्धों से स्वयं बात करने की अनुमति दी जाए। बादशाह ने तुरंत अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल सेठ धनपत राय के घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उस कमरे का निरीक्षण किया जहां तिजोरी रखी थी। कमरे में एक ही खिड़की थी, जो अंदर से मजबूती से बंद थी। दरवाजा भी अंदर से बंद किया जा सकता था। बीरबल ने तिजोरी को ध्यान से देखा। ताला चाबी से खोला गया था। इसके बाद बीरबल ने सेठ धनपत राय, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटों मोहन और सोहन और मुनीम रामदीन से अलग अलग बात की। सेठ धनपत राय, उन्होंने अपनी व्यथा दोहराई और बताया कि रामदीन पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन अब उन्हें भी शक हो रहा है। सेठानी, वो भी रामदीन को निर्दोष मानती थी, लेकिन चोरी से वो बहुत दुखी और भयभीत थी। मोहन, बड़ा बेटा मोहन थोड़ा खर्चीला था और व्यापार में कम रुचि रखता था। उसने कहा कि वो उस रात अपने कमरे में सो रहा था और उसे कुछ भी पता नहीं चला। सोहन, छोटा बेटा सोहन शांत स्वभाव का और व्यापार में पिता का हाथ बंटाने वाला था। उसने भी यही कहा कि वो सो रहा था। रामदीन, मुनीम रामदीन ने रोते हुए अपनी बेगुनाही की दुहाई दी। उसने बताया कि उसकी चाबी हमेशा उसके तकिए के नीचे रहती थी और उसे कोई नहीं छू सकता था। उसने ये भी कहा कि सेठ जी का नुकसान उसका अपना नुकसान है। बीरबल ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और उनके हाव भाव पर भी गौर किया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई तो है जो सच छिपा रहा है। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने सेठ धनपत राय से कहा, सेठ जी, मुझे लगता है कि चोर का पता लगाने का एक तरीका है। आप कृपया अपने घर के सभी सदस्यों, जिनमें नौकर भी शामिल हों, और मुनीम रामदीन को कल सुबह मेरे पास बुलवाइए।
अगली सुबह सेठ धनपत राय के घर के आंगन में सभी लोग एकत्रित हुए। बीरबल भी समय पर पहुंच गए। उनके हाथ में एक कपड़े से ढकी हुई कोई वस्तु थी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, आप सब जानते हैं कि सेठ जी के घर में एक बड़ी चोरी हुई है। चोर आप में से ही कोई है। मैंने चोर का पता लगाने के लिए एक विशेष युक्ति सोची है। उन्होंने अपने हाथ से कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था, जिसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। बीरबल ने कहा, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। इसके अंदर मैंने एक विशेष चूर्ण रखा है। आप सभी को बारी बारी से इस कमरे में जाना होगा जहां ये घड़ा रखा जाएगा। कमरे में अंधेरा होगा। आपको घड़े में अपना हाथ डालना है और कसम खानी है कि आपने चोरी नहीं की है। जो भी चोर होगा, उसका हाथ इस जादुई चूर्ण के प्रभाव से काला हो जाएगा। सभी लोग ये सुनकर हैरान रह गए। कुछ के चेहरे पर डर भी दिखाई दिया। बीरबल ने आगे कहा, घबराइए नहीं। यदि आप निर्दोष हैं, तो आपका हाथ बिल्कुल साफ रहेगा। मैं बाहर इंतजार करूंगा। एक एक करके अंदर जाएं और घड़े में हाथ डालकर बाहर आ जाएं। एक एक करके सभी लोग उस अंधेरे कमरे में जाने लगे। सबसे पहले नौकर गए, फिर सेठानी, फिर दोनों बेटे और अंत में मुनीम रामदीन। जब सभी लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने सबको अपने हाथ दिखाने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से सभी के हाथ साफ थे, सिवाय एक व्यक्ति के सेठ धनपत राय का छोटा बेटा सोहन। उसके हाथ भी साफ थे, लेकिन बाकी लोगों के हाथों की तुलना में कुछ ज्यादा ही साफ थे, जैसे उसने उन्हें अभी अभी धोया हो। लेकिन बीरबल ने ये नहीं कहा। बीरबल ने सोहन को छोड़कर बाकी सभी के हाथ देखे और कहा, ठीक है। फिर बीरबल उस घड़े के पास गए और उसके मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। उन्होंने घड़े के अंदर से थोड़ा सा काला चूर्ण निकाला और सबको दिखाया। ये देखिए, बीरबल ने कहा, ये वही चूर्ण है। अब मैं आप सबके हाथ फिर से देखूंगा। बीरबल ने एक एक करके सबके हाथ देखे। जब उन्होंने सोहन का हाथ देखा तो वह मुस्कुराए। सोहन का हाथ बिल्कुल साफ था, उस पर चूर्ण का एक भी कण नहीं था, जबकि बाकी सभी लोगों के हाथों पर, जिन्होंने घड़े में हाथ डाला था, थोड़ा थोड़ा काला चूर्ण लगा हुआ था। इतना महीन कि पहली नजर में पता न चले, लेकिन ध्यान से देखने पर दिख जाता था। बीरबल ने सोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह के दरबार में झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है और चोर यही है, सेठ धनपत राय का छोटा बेटा सोहन। सभी लोग स्तब्ध रह गए। सेठ धनपत राय को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सोहन का चेहरा पीला पड़ गया। बादशाह अकबर, जो ये सब देखने के लिए गुप्त रूप से उपस्थित थे, सामने आए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये तुमने कैसे जाना? इसके हाथ तो साफ है। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, ये कोई जादुई घड़ा या चूर्ण नहीं था। मैंने घड़े के अंदर कालिख, सूत भर दी थी। मेरी योजना ये थी कि जो निर्दोष होगा वो निडर होकर घड़े में हाथ डालेगा और उसके हाथ में थोड़ी कालिख लग जाएगी। लेकिन जो चोर होगा वो पकड़े जाने के डर से घड़े में हाथ डालने का नाटक तो करेगा, पर वास्तव में हाथ नहीं डालेगा, या फिर बहुत हल्का सा स्पर्श करेगा ताकि कालिख न लगे। सोहन ने भी यही किया। उसने डर के मारे घड़े में हाथ ही नहीं डाला, इसलिए उसका हाथ बाकी सबके विपरीत बिल्कुल साफ रहा। बीरबल ने आगे कहा, जब मैंने पहली बार हाथ देखे तो मुझे सोहन पर संदेह हुआ, क्योंकि उसके हाथ कुछ ज्यादा ही साफ थे, जैसे उसने उन्हें तुरंत धोया हो। लेकिन मैंने तब कुछ नहीं कहा। फिर जब मैंने घड़े से कालिख निकालकर दिखाई तो सोहन ये देखकर और भी घबरा गया होगा कि अगर उसने हाथ डाला होता तो वो पकड़ा जाता। असल में बाकी सबके हाथों पर थोड़ी थोड़ी कालिख लगी थी, जिसे मैंने पहचान लिया था। बीरबल की चतुराई देखकर सभी दंग रह गए। सोहन के पास अब कोई चारा नहीं था। वो बादशाह अकबर और अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसे जुए की लत लग गई थी
और वो काफी कर्ज में डूब गया था। कर्ज चुकाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने पिता की तिजोरी की चाबी की एक नकल चुपके से बनवा ली थी और मौके का फायदा उठाकर चोरी कर ली। उसने सोचा था कि शक मुनीम रामदीन पर जाएगा और वह बच जाएगा। सेठ धनपत राय अपने बेटे की करतूत सुनकर टूट गए, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि सच्चाई सामने आ गई और निर्दोष रामदीन पर लगा दाग धुल गया। बादशाह अकबर ने सोहन को उसके अपराध के लिए दंडित किया, लेकिन साथ ही उसे सुधरने का एक मौका भी दिया। रामदीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सेठ धनपत राय ने उससे क्षमा मांगी। चोरी किया गया सारा धन और जवाहरात सोहन के बताए स्थान से बरामद कर लिए गए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और मनोवैज्ञानिक समझ से एक अत्यंत पेचीदे मामले को सुलझा दिया था। बादशाह अकबर ने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें उचित पुरस्कार दिया। कहानी 4। शाम का वक्त था। आगरा के किले में शहंशाह अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और फूलों की महक वातावरण को और भी खुशगवार बना रही थी। अकबर के साथ उनके सबसे प्रिय सलाहकार और मित्र बीरबल भी थे। दोनों गंभीर मुद्रा में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, जो धीरे धीरे एक रोचक बहस में बदल गई। विषय था अक्लमंद कौन। अकबर ने अचानक रुककर बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज एक बात बताओ। तुम हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का हल निकाल लेते हो। दरबार में भी तुम्हारी अक्ल का लोहा माना जाता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इतने अक्लमंद हो तो मैं, जो इस सल्तनत का शहंशाह हूं, तुम्हें अपने सलाहकार के रूप में क्यों रखता हूं? क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रतिभा को पहचाना और उसे सही जगह पर इस्तेमाल किया? बीरबल मुस्कुराए। ये सवाल अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि अकबर अक्सर बीरबल को छेड़ने और उनकी हाजिर जवाबी परखने के लिए ऐसे सवाल करते रहते थे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी बात में दम तो है। निस्संदेह आप महान पारखी हैं। हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। आपने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति में जो भी खूबियां देखी, वो आपकी दूरदर्शिता का ही प्रमाण है। अकबर को ये जवाब पसंद आया, लेकिन वे बहस को और आगे बढ़ाना चाहते थे। वो सब तो ठीक है बीरबल, लेकिन मूल सवाल वही है। एक व्यक्ति जो समस्याओं का समाधान करता है, वो ज्यादा अक्लमंद है, या वो व्यक्ति जो ऐसे समाधान करने वालों को पहचान कर नियुक्त करता है और उनसे काम लेता है? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, आलीजा, ये सवाल तो ऐसा है जैसे पूछा जाए कि तलवार ज्यादा महत्वपूर्ण है या तलवार चलाने वाला हाथ। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक अक्लमंद शासक के बिना प्रतिभाशाली सलाहकार भी दिशाहीन हो सकता है, और एक योग्य सलाहकार के बिना शासक की नीतियां भी शायद उतनी प्रभावी न हों। तुम हमेशा गोलमोल जवाब देते हो, बीरबल। अकबर ने हंसते हुए कहा, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि कौन ज्यादा अक्लमंद है? बीरबल ने कहा, हुजूर, अक्लमंदी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तराजू में तौला जा सके। ये स्थिति और संदर्भ पर निर्भर करती है। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी ऐसी बात कह जाता है जो बड़े बड़ों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो तुम कहना चाहते हो कि अक्लमंदी का कोई निश्चित पैमाना नहीं है? अकबर ने पूछा। उनकी भौहें जिज्ञासा से तन गई। जी जहांपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। लेकिन अगर हम शासन और राज्य संचालन के संदर्भ में देखें, तो एक शासक की अक्लमंदी इस बात में निहित होती है कि वो सही लोगों को पहचाने, उन्हें सही काम सौंपे, उनकी सलाह सुने और अंतिम निर्णय विवेकपूर्ण ढंग से ले। जबकि एक सलाहकार की अक्लमंदी इस बात में होती है कि वो शासक को सही सलाह दे, आने वाले खतरों से आगाह करे और जटिल समस्याओं का सरल समाधान प्रस्तुत करे। अकबर बाग में लगे एक संगमरमर के चबूतरे पर बैठ गए। बीरबल भी उनके पास अदब से खड़े हो गए।
अकबर ने कहा, चलो एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करते हैं। मान लो राज्य पर कोई बड़ा संकट आ गया, एक बहुत ही जटिल समस्या जिसका कोई सीधा समाधान नजर नहीं आ रहा। ऐसे में मेरी भूमिका क्या होगी और तुम्हारी क्या, और अंततः किसका निर्णय राज्य के लिए हितकर होगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसी स्थिति में मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उस समस्या के हर पहलू का गहराई से अध्ययन करूं, विभिन्न संभावित समाधानों पर विचार करूं, उनके नफा नुकसान का आकलन करूं और फिर आपके समक्ष सबसे उत्तम विकल्प प्रस्तुत करूं, अपनी तर्कसंगत दलीलों के साथ। और मेरा काम? अकबर ने पूछा। आपका काम होगा, जहांपनाह, मेरी और अन्य सलाहकारों की बातों को ध्यान से सुनना, अपनी दूरदर्शिता और अनुभव का उपयोग करके सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना और फिर वो अंतिम निर्णय लेना जो सल्तनत और प्रजा के लिए सबसे कल्याणकारी हो। आपका निर्णय सिर्फ मेरी सलाह पर आधारित नहीं होगा, बल्कि उसमें आपका अपना विवेक, आपकी राजनीतिक समझ और आपकी प्रजा के प्रति आपकी जिम्मेदारी का भाव भी शामिल होगा। अकबर कुछ देर चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे, फिर बोले, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अंतिम निर्णय लेने वाला ज्यादा अक्लमंद हुआ, क्योंकि उसे कई अलग अलग सलाहों में से सबसे अच्छी को चुनना होता है और उसकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी होती है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन ज्यादा अक्लमंद है। मैं कह रहा हूं कि दोनों की अक्लमंदी अलग अलग प्रकार की है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक कुशल सारथी के बिना शक्तिशाली घोड़े भी दौड़ नहीं जीत सकते और बिना अच्छे घोड़ों के कुशल सारथी भी असहाय है। तुम फिर मुझे शब्दों के जाल में उलझा रहे हो, बीरबल, अकबर ने कहा, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। चलो इसे और सरल बनाते हैं। मान लो तुम्हें और मुझे एक ही पहेली हल करने को दी जाए। तुम्हें क्या लगता है कौन पहले हल करेगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये तो पहेली की प्रकृति पर निर्भर करेगा। कुछ पहेलियां तार्किक क्षमता की मांग करती है, कुछ अनुभव की तो कुछ सामान्य ज्ञान की। हो सकता है कोई पहेली आप मुझसे पहले हल कर ले और कोई मैं आपसे पहले, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन पहले हल करता है, बल्कि ये कि क्या हम मिलकर उसे हल कर पाते हैं। अकबर ने एक गहरा सांस लिया। बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। तुम कभी सीधे तौर पर खुद को श्रेष्ठ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी बातों में वो आत्मविश्वास झलकता है जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये सब आपकी संगत और आपके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। आपके संरक्षण में ही मुझे अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर मिला है। चलो एक और पहलू पर बात करते हैं। अकबर ने कहा, एक अच्छा शासक वह है जो अपनी प्रजा का भला करे, न्याय स्थापित करे और राज्य को समृद्ध बनाए। इन सब कामों के लिए उसे बुद्धिमान सलाहकारों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर शासक स्वयं बुद्धिमान न हो तो क्या वो अच्छे सलाहकारों को पहचान पाएगा, या क्या वो उनकी सलाह का सही उपयोग कर पाएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, आलीजा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक शासक का बुद्धिमान होना निस्संदेह आवश्यक है। यदि शासक स्वयं विवेकहीन होगा तो वो चापलूसों और स्वार्थी लोगों से घिरा रहेगा और योग्य व्यक्तियों को पहचान नहीं पाएगा। वो अच्छी सलाह को भी ठुकरा सकता है और गलत निर्णयों से राज्य का अहित कर सकता है। इसलिए शासक की अपनी अक्लमंदी आधारशिला है जिस पर एक कुशल प्रशासन का निर्माण होता है। तो फिर सलाहकार की भूमिका कहाँ आती है? अकबर ने पूछा। सलाहकार की भूमिका, जहांपनाह, उस नींव को और मजबूत करने और उस पर एक भव्य इमारत खड़ी करने में मदद करने की होती है। एक बुद्धिमान शासक भी हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। उसे विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों की सलाह की आवश्यकता होती है। एक अच्छा सलाहकार शासक की आंखों और कानों की तरह काम करता है। उसे वह दिखाता और सुनाता है जो शायद वो स्वयं न देख सुन पाए। वो शासक को विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है ताकि निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावी हो। अकबर कुछ देर मौन रहे,
बीरबल की बातों पर गहराई से विचार करते हुए। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये कहना चाहते हो कि शासक और सलाहकार दोनों की अक्लमंदी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल सही, जहांपनाह। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। एक सफल शासन एक रथ की तरह है, जिसके 2 पहिए शासक और उसके सलाहकार हैं। यदि एक भी पहिया कमजोर या खराब हो तो रथ सुचारू रूप से नहीं चल सकता। दोनों का मजबूत और सामंजस्यपूर्ण होना आवश्यक है। अकबर ने बीरबल की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा। तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बीरबल। तुमने इस जटिल प्रश्न का इतना सुंदर और संतुलित उत्तर दिया है कि मेरे मन में कोई शंका नहीं रही। उन्होंने आगे कहा, शायद ये पूछना ही गलत है कि अक्लमंद कौन। सही सवाल ये होना चाहिए कि कैसे शासक और सलाहकार मिलकर राज्य को अक्लमंदी से चला सकते हैं। और इसका जवाब तुमने दे दिया है आपसी विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की क्षमताओं का सही उपयोग करके। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, आपकी उदारता है कि आप मेरे विचारों को इतना महत्व देते हैं। अकबर खड़े हो गए। सूरज लगभग डूब चुका था और बाग में हल्की धुंधलका छाने लगी थी। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, मेरे मित्र भी हो। तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी अक्लमंदी ने न जाने कितनी बार सल्तनत को मुश्किलों से उबारा है। फिर वे शरारती मुस्कान के साथ बोले, लेकिन याद रखना, अंतिम निर्णय हमेशा मेरा ही होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, और इसीलिए आप शहंशाह हैं। जहांपनाह, एक बुद्धिमान शहंशाह जो जानता है कि कब सलाह सुननी है और कब अपना निर्णय लेना है। दोनों मित्र बाग से महल की ओर चल पड़े। हवा में अब भी ये अनकहा सवाल तैर रहा था, अक्लमंद कौन। लेकिन शायद इसका जवाब इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना ये तथ्य कि अकबर और बीरबल की जोड़ी ने मिलकर मुगल सल्तनत को एक ऐसा दौर दिया था जो अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और समृद्धि के लिए इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आपसी समझ और एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। और यही किसी भी सफल नेतृत्व की असली पहचान होती है। ये बहस शायद कभी खत्म न हो, लेकिन इसने एक बात तो स्पष्ट कर दी थी, अक्लमंदी किसी एक व्यक्ति में सीमित नहीं होती, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास और सही तालमेल का परिणाम होती है। और इस तालमेल को बनाए रखने वाला ही वास्तव में सबसे अक्लमंद कहलाता है। कहानी 5। एक दिन दरबार में एक नए विद्वान का आगमन हुआ। उनका नाम था पंडित विद्याभूषण। जैसा नाम वैसा ही उन्होंने अपना परिचय दिया। वे अपने साथ कई पोथियों का गट्ठर लाए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार और गर्व का भाव था। उन्होंने आते ही घोषणा की कि वे समस्त वेदशास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों और न जाने कितने ही गूढ़ विषयों के ज्ञाता है। उनकी वाणी में कर्कशता और अपने ज्ञान का अत्यधिक अभिमान स्पष्ट झलक रहा था। पंडित विद्याभूषण ने दरबार में उपस्थित अन्य विद्वानों को लगभग चुनौती देते हुए कहा, मैं इस महान सम्राट के दरबार में इसलिए उपस्थित हुआ हूं क्योंकि मैंने सुना है कि यहां ज्ञानियों का आदर होता है। मैं ये सिद्ध करने आया हूं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी इस भूखंड पर दूसरा कोई नहीं। यदि किसी को मेरी बात पर संदेह हो तो वो मुझसे किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ कर सकता है। बादशाह अकबर नए आगंतुक के आत्मविश्वास या कहें दंभ से कुछ चकित हुए, परंतु उन्होंने अतिथि का सत्कार करते हुए कहा, पंडित जी, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। हमें प्रसन्नता है कि आप जैसे प्रकांड विद्वान ने हमारे दरबार की शोभा बढ़ाई। विद्याभूषण ने अपनी गर्दन अकड़ाते हुए कहा, महाराज, शोभा तो मैं किसी भी स्थान की बढ़ा सकता हूं। प्रश्न यह है कि क्या यहां मेरे ज्ञान की थाह लेने वाला कोई है? उनकी ये बात दरबारियों को कुछ नागवार गुजरी, विशेषकर उन विद्वानों को जो वर्षों से बादशाह की सेवा में थे। बीरबल शांत बैठे ये सब देख और सुन रहे थे। उनके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों तक पंडित विद्याभूषण दरबार में
अपनी विद्वत्ता का बखान करते रहे। वे जटिल संस्कृत के श्लोक उद्धृत करते, गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों की ऐसी व्याख्या करते कि साधारण व्यक्ति तो क्या, अच्छे अच्छे विद्वानों का भी सिर चकरा जाए। वे जानबूझकर ऐसी भाषा और ऐसे विषयों का चयन करते थे जिन्हें समझना कठिन हो, ताकि उनकी धाक जम सके। अकबर भी उनकी वाक्पटुता और स्मरण शक्ति से प्रभावित हुए बिना न रह सके। एक दिन अकबर ने बीरबल से एकांत में पूछा, बीरबल, तुम्हारी इस नए पंडित के बारे में क्या राय है? क्या वे सचमुच उतने ही ज्ञानी हैं जितना दर्शाते हैं? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ज्ञान अथाह सागर है और हम सब उसमें गोते लगाने वाले नन्हे तैराक मात्र हैं। पंडित जी ने निसंदेह बहुत अध्ययन किया है, उनकी स्मरण शक्ति भी अद्भुत है, परंतु जहांपनाह, पोथियों को कंठस्थ कर लेना और ज्ञान को आत्मसात कर उसमें निहित विवेक को समझना दो भिन्न बातें हैं। अकबर बीरबल के गूढ़ उत्तर से समझ गए कि बीरबल पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम पंडित विद्याभूषण की विद्वत्ता की परीक्षा लो, परंतु ध्यान रहे उनका अपमान न हो और दरबार की गरिमा भी बनी रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आज्ञा जहांपनाह, मुझे बस उचित अवसर की प्रतीक्षा है। कुछ दिनों बाद जब दरबार लगा हुआ था और पंडित विद्याभूषण अपने ज्ञान का दंभपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित विद्याभूषण जी, आपकी विद्वत्ता पर किसी को संदेह नहीं। आपने अपने ज्ञान के प्रकाश से हम सबको अभिभूत कर दिया है। मैं तो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति हूं, फिर भी मेरे मन में कुछ छोटी छोटी शंकाएं हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उनका समाधान चाहूंगा। पंडित विद्याभूषण ने तिरछी नजरों से बीरबल को देखा। उन्हें बीरबल की ख्याति का पता था, पर अपने अहंकार में वे किसी को अपने समकक्ष मानने को तैयार न थे। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, अवश्य पूछो। तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की शंकाओं का समाधान करना ही तो हम जैसे ज्ञानियों का कर्तव्य है। उनके स्वर में उपहास का पुट था। बीरबल ने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, धन्यवाद पंडित जी। मेरा पहला प्रश्न अत्यंत सरल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस संसार की वो कौन सी वस्तु है जिसे सब देखते हैं, प्रतिदिन अनुभव करते हैं, पर कोई उसके विषय में यथार्थ और संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता? पंडित विद्याभूषण कुछ सोच में पड़ गए। ये प्रश्न उनकी पढ़ी हुई किसी पोथी से सीधा नहीं था। उन्होंने अहंकार से कहा, यह भी कोई प्रश्न है? ऐसी अनेक वस्तुएं हैं, ईश्वर, आत्मा, वायु। वे और भी नाम गिनाने लगे। बीरबल ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा, क्षमा करे पंडित जी, ईश्वर और आत्मा को सबने देखा नहीं, केवल अनुभव किया या माना है। वायु को भी देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। मैं उस वस्तु की बात कर रहा हूं जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। पंडित विद्याभूषण कुछ खींच उठे। उन्होंने कहा, तो फिर आकाश? हां, आकाश को सब देखते हैं। बीरबल ने कहा, परंतु पंडित जी, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक आकाश का, ग्रह नक्षत्रों का काफी हद तक यथार्थ वर्णन कर पाए हैं। उसकी दूरी, उसके घटकों का अनुमान लगा पाए हैं। अब पंडित विद्याभूषण सचमुच उलझन में पड़ गए। दरबार में उपस्थित सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल के इस सरल से दिखने वाले प्रश्न का क्या उत्तर होगा। पंडित जी ने कुछ देर तक अपने सिर को खुजलाया, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर झल्लाहट में बोले, तुम ही बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है? बीरबल ने अत्यंत सहजता से उत्तर दिया, पंडित जी, वो वस्तु है सपना। हम सब प्रतिदिन स्वप्न देखते हैं, उसमें घटित घटनाओं को अनुभव करते हैं, परंतु जागने पर कोई भी व्यक्ति अपने स्वप्न का हूबहू, यथार्थ और संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। कुछ अंश याद रहते हैं, कुछ बिसर जाते हैं, और जो याद रहता है उसका भी क्रम और तर्क कई बार समझ से परे होता है। पंडित विद्याभूषण का चेहरा उतर गया। इतना सरल उत्तर उन्हें सूझा ही नहीं था। वे अपनी पोथियों के ज्ञान में इतने डूबे थे
कि व्यावहारिक और सहज बुद्धि की बात उनके ध्यान में ही नहीं आई। अकबर मुस्कुराए। दरबारियों में भी कानाफूसी होने लगी। बीरबल ने अवसर देखकर दूसरा प्रश्न किया, पंडित जी, आपकी आज्ञा हो तो एक और प्रश्न पूछूं? विद्याभूषण अब कुछ सचेत हो गए थे। उन्होंने अन्य भाव से कहा, पूछो। बीरबल ने कहा, मान्यवर, आपके पास ज्ञान का असीम भंडार है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। यदि किसी नगर में 100 घर हैं और प्रत्येक घर से प्रतिदिन एक घड़ा पानी नदी से लाया जाता है, नदी में अथाह जल है, इतना कि 100 घड़े पानी निकाल लेने से उसमें कोई विशेष कमी नहीं आती, तो पंडित जी, कृपया ये बताइए कि 100 दिन बाद नदी में कितना पानी कम होगा? पंडित विद्याभूषण ने तुरंत अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना चाहा। उन्होंने कहा, यह तो गणित का सीधा प्रश्न है। 100 घर, प्रतिदिन एक घड़ा, यानी 100 घड़े प्रतिदिन। 100 दिनों में 100 गुणा 100, यानी 10,000 घड़े पानी कम होगा। यदि एक घड़े में औसतन 5 लीटर पानी माने, तो 50,000 लीटर पानी कम होगा। उन्होंने अपनी गणना का प्रदर्शन करते हुए गर्व से बीरबल की ओर देखा, मानो कह रहे हों, देखा, कितना शीघ्र उत्तर दिया। बीरबल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपका गणितीय ज्ञान अद्भुत है, परंतु मेरा प्रश्न व्यावहारिक ज्ञान से संबंधित था। नदी एक बहता हुआ स्रोत है, उसमें निरंतर जल पीछे से आता रहता है। वर्षा से भी जल की आपूर्ति होती रहती है। 100 घड़े पानी निकाल लेने से नदी के जलस्तर पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसे मापा जा सके या जिसे कमी कहा जा सके। व्यावहारिक रूप से नदी में उतना ही पानी रहेगा। पंडित विद्याभूषण का मुंह खुला का खुला रह गया। वे तर्क करना चाहते थे, किंतु बीरबल की बात में दम था। वे सैद्धांतिक गणनाओं में उलझ गए थे, जबकि प्रश्न का मर्म व्यावहारिक पहलू में छिपा था। दरबार में अब हल्की हंसी की फुहारें छूटने लगी। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। बीरबल ने पंडित जी की मनोदशा को समझते हुए कहा, पंडित जी, आप बुरा न माने। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, जीवन के अनुभवों और सहज बुद्धि में भी निहित होता है। पंडित विद्याभूषण का अहंकार अब बुरी तरह आहत हो चुका था। उनका चेहरा लाल पड़ गया था। उन्हें लग रहा था जैसे बीरबल ने सरे दरबार में उनकी खिल्ली उड़ाई है। वे कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द उनके गले में अटक रहे थे। बीरबल ने स्थिति को भांपते हुए बादशाह अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मेरी अंतिम जिज्ञासा है, और ये पंडित विद्याभूषण जी के नाम और उनके विशाल ज्ञान को देखते हुए ही उत्पन्न हुई है। फिर वे पंडित जी की ओर मुड़े, विद्याभूषण जी, आप अपने नाम के अनुरूप ही विद्या से भूषित प्रतीत होते हैं। आपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है, अनेक विद्याओं में पारंगत है। क्या आप कृपा करके मुझे ऐसी कोई 3 बातें बता सकते हैं जिनके विषय में आप पूर्णतः अनभिज्ञ हों, जिनके बारे में आपको लेशमात्र भी ज्ञान न हो? ये प्रश्न सुनकर पंडित विद्याभूषण सक्का गए। यदि वे कहते कि ऐसी कोई बात नहीं जिसे वे नहीं जानते, तो ये उनके अहंकार का चरम प्रदर्शन होता और हास्यास्पद भी लगता। और यदि वे कोई बात बताते हैं कि वे ये नहीं जानते, तो ये उनके विद्याभूषण होने के दावे के विपरीत जाता। ये बीरबल का एक अत्यंत धूर्ततापूर्ण प्रश्न था, जिसने पंडित जी को धर्म संकट में डाल दिया था। पंडित जी ने बहुत सोचा। वे कोई ऐसा गूढ़ विषय बताना चाहते थे जिसके बारे में वास्तव में किसी को अधिक ज्ञान न हो, ताकि उनकी अज्ञानता भी विद्वत्ता पूर्ण लगे। उन्होंने कहा, हां, जैसे कि ब्रह्मांड के उस पार क्या है, ये मैं पूर्णतः नहीं जानता, या मृत्यु के पश्चात आत्मा का निश्चित रूप से क्या होता है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे नहीं है। उन्होंने 2 बातें तो कह दी, पर तीसरी बात के लिए वे अटक गए। बीरबल ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब पंडित जी तीसरी बात नहीं सोच पाए, तो बीरबल ने कहा, पंडित जी, आपने 2 बातें तो ऐसी बताई जो वस्तुतः अभी तक मानव ज्ञान की पहुंच से परे हैं, या जिन पर विभिन्न मत है। ये आपकी व्यक्तिगत अज्ञानता कम, विषय की गूढ़ता अधिक दर्शाती है। फिर बीरबल ने अत्यंत गंभीरता से
परंतु बिना किसी कटुता के कहा, पंडित जी, यदि आप अनुमति दे तो मैं वे 3 बातें बताऊं जिनके विषय में आप वास्तव में अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। पंडित विद्याभूषण ने विवशता से सिर हिला दिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। बीरबल ने कहा, पहली बात जो आप नहीं जानते वो है आपकी अपनी अज्ञानता की सीमा। सच्चा ज्ञानी वही है जो ये जानता है कि वह कितना कम जानता है, क्योंकि ज्ञान का सागर अथाह है। दूसरी बात जो आप नहीं जानते वो ये है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय देती है। आपके पास सूचनाओं का भंडार हो सकता है, परंतु ज्ञान की गहराई और उससे उत्पन्न होने वाली सहज विनम्रता का संभवतः अभाव है। और तीसरी बात, पंडित जी, जिसके विषय में आप आज सुबह तक पूर्णतः अनभिज्ञ थे, वो ये थी कि आज भरे दरबार में आपका सामना बीरबल से होगा, जो शब्दों के आडंबर और ज्ञान के दिखावे के पीछे छिपे सत्य को पहचानने का प्रयास करता है। बीरबल के ये शब्द बाण की तरह पंडित विद्याभूषण के हृदय में चुभ गए। उनका सारा अहंकार, सारा दंभ चूर चूर हो गया। उनकी आंखों से घमंड का पर्दा हट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे लज्जा से सिर झुकाए खड़े रहे। वर्षों का अर्जित किताबी ज्ञान आज व्यावहारिक बुद्धि और सच्ची विनम्रता के सामने बौना सिद्ध हो गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा इतने सौम्य तरीके से एक घमंडी विद्वान को सत्य का आईना दिखाने के ढंग से अत्यंत प्रसन्न हुए। पंडित विद्याभूषण ने कांपते हुए स्वर में कहा, बीरबल जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने ज्ञान के अभिमान में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, अपितु स्वयं को और अपने आसपास के संसार को बेहतर समझना है। आपने मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बादशाह अकबर ने पंडित विद्याभूषण को सांत्वना देते हुए कहा, पंडित जी, ज्ञान का अर्जन एक सतत प्रक्रिया है। गलती स्वीकार करना भी बड़पन का परिचायक है। हमें विश्वास है कि आप बीरबल की बातों पर मनन करेंगे और अपने ज्ञान का सदुपयोग लोक कल्याण के लिए करेंगे। पंडित विद्याभूषण ने बादशाह अकबर और बीरबल को झुककर प्रणाम किया। उस दिन के बाद उनके स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उनका अहंकार विनम्रता में बदल गया और वे अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने में आनंद अनुभव करने लगे, न कि उन्हें प्रभावित करने या नीचा दिखाने में। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल सूचनाओं के संग्रह में नहीं, बल्कि विवेक, विनम्रता और मानवीय समझ में निहित होती है। घमंडी विद्वान की कहानी दूर दूर तक फैली और लोगों ने बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण देखा और सराहा। बादशाह अकबर को अपने नवरत्न बीरबल पर और भी अधिक गर्व हुआ, जिन्होंने न केवल एक व्यक्ति का घमंड तोड़ा बल्कि उसे सच्चे ज्ञान का मार्ग भी दिखाया। कहानी 6। एक समय की बात है, आगरा में भीषण गर्मी पड़ रही थी। दरबार की गतिविधियां भी कुछ मंद पड़ गई थी। शहंशाह अकबर अक्सर अपने नवरत्नों के साथ हल्के फुल्के विषयों पर चर्चा करते या कोई नया मनोरंजन ढूंढते। ऐसे ही एक दिन, जब दरबार में कुछ खास काम नहीं था, शहंशाह ने एक नई शरारत सोची। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हमें चकित करते हो। तुमने न्याय किया है, कविताएं रची है, युद्ध की रणनीतियां बनाई है, पर क्या तुमने कभी व्यापार किया है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, व्यापार का अनुभव तो मुझे नहीं है, परंतु आपके आदेश पर मैं कोई भी कार्य करने को तैयार हूं। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे, तुरंत बोले, आलम पनाह, व्यापार बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बड़ी सूझबूझ, मोलतोल की कला और जोखिम उठाने का साहस चाहिए। बीरबल तो बस किताबी बातें करना जानते हैं, व्यापार इनके बस की बात नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, मुल्ला जी, बीरबल की क्षमताओं को कम मत आकिए। हम भी तो देखें कि हमारा ये बुद्धिमान मंत्री व्यापार के क्षेत्र में क्या कमाल दिखाता है।
फिर वे बीरबल से बोले, बीरबल, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। तुम्हें शाही खजाने से 1000 अशर्फियां दी जाएंगी। तुम्हें इन अशर्फियों से व्यापार करना है और महीने के अंत में हमें दिखाना है कि तुमने कितना मुनाफा कमाया। शर्त यह है कि व्यापार पूरी ईमानदारी और चतुराई से किया जाना चाहिए। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। अगले दिन बीरबल ने शाही खजांची से 1000 अशर्फियां ली। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ का मानना था कि बीरबल जरूर कोई घाटे का सौदा करेंगे, जबकि कुछ को उनकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। बीरबल ने सबसे पहले शहर के बाजारों का गहन सर्वेक्षण किया। वे अलग अलग मंडियों में घूमे, व्यापारियों से बात की, वस्तुओं के दाम पूछे और ये समझने की कोशिश की कि किस चीज की मांग अधिक है और किस चीज की आपूर्ति कम। उन्होंने पाया कि इन दिनों पड़ोसी राज्य कन्नौज से आने वाले इत्र और सुगंधित तेलों की आगरा में बड़ी मांग थी, लेकिन उनकी आवक कम होने के कारण दाम काफी ऊंचे थे। दूसरी ओर आगरा के कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए संगमरमर के नक्काशीदार सजावटी सामान और वस्त्रों की कन्नौज और अन्य राज्यों में अच्छी कीमत मिल सकती थी, लेकिन संगठित रूप से उन्हें बाहर भेजने की व्यवस्था नहीं थी। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने अपनी 1000 अशर्फियों को 2 हिस्सों में बांटा। 500 अशर्फियों से उन्होंने आगरा के बेहतरीन संगमरमर के काम, जैसे कि फूलदान, छोटी मूर्तियां और पच्चीकारी वाले बक्से खरीदे। साथ ही उन्होंने उत्तम गुणवत्ता के बनारसी सिल्क और जरी के वस्त्र भी खरीदे, जो आगरा में भी पसंद किए जाते थे और बाहर भी उनकी अच्छी मांग थी। इसके बाद बीरबल ने एक साधारण व्यापारी का भेष बदला। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर मामूली कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और एक छोटा सा कारवा तैयार किया, जिसमें कुछ बैलगाड़ियां और सुरक्षा के लिए 2 भरोसेमंद सिपाही, जो व्यापारी के सहायक के रूप में थे, शामिल थे। वे इन सामानों को लेकर कन्नौज की ओर रवाना हुए। मुल्ला 2 प्याजा ने जब ये सुना तो वे बहुत हंसे। देखा, मैंने कहा था ना, बीरबल को व्यापार का भी नहीं पता। संगमरमर और कपड़े लेकर कन्नौज जा रहा है। अरे, वहां तो इत्र की खुशबू में ये सब चीजें दब जाएंगी। घाटा उठाकर ही लौटेगा। कन्नौज पहुंचकर बीरबल ने वहां के सबसे बड़े इत्र व्यापारियों से संपर्क किया। उन्होंने अपना माल उन्हें दिखाया। कन्नौज के व्यापारी आगरा की संगमरमर की कलाकृतियों और बनारसी वस्त्रों की सुंदरता और कारीगरी देखकर प्रभावित हुए। बीरबल ने बड़ी चतुराई से मोलभाव किया। उन्होंने बताया कि ये वस्तुएं सीधे कारीगरों से खरीदी गई हैं, इसलिए वे उन्हें उचित मूल्य पर दे सकते हैं। चूंकि कन्नौज में इन वस्तुओं की उपलब्धता कम थी, बीरबल को अपने सामान की अच्छी कीमत मिली। उन्होंने अपनी 500 अशर्फियों के माल को लगभग 800 अशर्फियों में बेच दिया। अब बीरबल के पास 800 अशर्फियां थी। उन्होंने कन्नौज के बाजार का पुनः सर्वेक्षण किया। उन्होंने जाना कि कौन से इत्र और सुगंधित तेल सबसे अधिक प्रसिद्ध और शुद्ध है। उन्होंने सीधे उन निर्माताओं से संपर्क किया जो बिचौलियों के बिना माल बेचते थे। उन्होंने उत्तम गुणवत्ता का केवड़ा, गुलाब, चंदन और अन्य फूलों के इत्र और तेल खरीदे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इत्र असली हों और उनमें मिलावट न हो। इस काम में उन्होंने अपनी बाकी बची हुई 500 अशर्फियां, जो उन्होंने शुरू में अलग रखी थी, और कन्नौज में कमाए हुए मुनाफे का एक हिस्सा लगभग 300 अशर्फियां लगा दिया। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 800 अशर्फियों का इत्र खरीदा। कन्नौज में अपना काम पूरा करके बीरबल का कारवा वापस आगरा की ओर चल पड़ा। रास्ते में बीरबल ने कुछ और छोटे बाजारों में रुककर वहां की स्थानीय विशेष वस्तुएं, जैसे कि कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और मसाले भी थोड़ी मात्रा में खरीदे, जिन्हें आगरा में अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता था। ये उनकी दूरदर्शिता थी कि वे हर अवसर का लाभ उठाना जानते थे। जब बीरबल आगरा वापस लौटे
तो उनके पास कन्नौज से लाया गया कीमती इत्र, तेल और रास्ते से खरीदी गई अन्य वस्तुएं थी। उन्होंने सबसे पहले उन जड़ी बूटियों और मसालों को स्थानीय वैद्यों और पंसारियों को बेचा, जिससे उन्हें थोड़ा और मुनाफा हुआ। अब बारी थी इत्र बेचने की। बीरबल जानते थे कि यदि वे सामान्य व्यापारियों की तरह इत्र बेचेंगे तो उन्हें साधारण मुनाफा ही मिलेगा। उन्होंने एक अनूठी तरकीब सोची। उन्होंने शहंशाह अकबर से मिलने का समय मांगा। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने शहंशाह को प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, क्या समाचार है तुम्हारे व्यापार का? क्या मुनाफा कमाया या सारी पूंजी गंवा दी? उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आपका आशीर्वाद रहा तो सब ठीक ही हुआ। मैं कन्नौज से कुछ विशेष सुगंधियां लाया हूं, जो खास आपके लिए और शाही हरम के लिए है। इनकी गुणवत्ता ऐसी है कि एक बार सूंघने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है। बीरबल ने अपने सहायकों को इशारा किया। वे सुंदर नक्काशीदार बोतलों में रखे इत्र ले आए। बीरबल ने एक एक करके उन इत्रों की विशेषताएं बताईं। कैसे वे शुद्ध फूलों के अर्क से बने हैं, उनकी सुगंध कितनी देर तक रहती है और वे कितने दुर्लभ हैं। उन्होंने शहंशाह को कुछ इत्र सूंघने के लिए दिए। अकबर और दरबारी उन इत्रों की मनमोहक सुगंध से मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसी शुद्ध और तीव्र सुगंध उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। शहंशाह इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत उन इत्रों का एक बड़ा हिस्सा शाही हरम और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदने का आदेश दिया। चूंकि इत्र उत्तम गुणवत्ता के थे और सीधे बीरबल द्वारा लाए गए थे, जिन्हें वे एक विश्वसनीय व्यक्ति मानते थे, शहंशाह ने उनके लिए उदार मूल्य चुकाया। इसके बाद बीरबल ने बचे हुए इत्र को शहर के धनी रईसों और अमीर व्यापारियों को बेचा। चूंकि ये खबर फैल चुकी थी कि शहंशाह ने भी इन इत्रों को पसंद किया है और खरीदा है, उन इत्रों की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। हर कोई उन्हें खरीदने को उत्सुक था। बीरबल ने यहां भी अच्छा मुनाफा कमाया। महीने का अंत आया। शहंशाह अकबर ने विशेष दरबार लगाया। सभी नवरत्न और दरबारी उपस्थित थे। बीरबल को अपने व्यापार का हिसाब किताब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बीरबल ने आगे आकर कहा, आलम पनाह, आपने मुझे 1000 अशर्फियां दी थी। मैंने उन अशर्फियों से व्यापार किया। पहले मैंने आगरा का माल कन्नौज में बेचा और फिर कन्नौज का माल आगरा में। इस पूरे व्यापार में सभी खर्च निकालने के बाद मुझे 2500 अशर्फियों का शुद्ध मुनाफा हुआ है। यह सुनकर पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। 1000 अशर्फियों से 2500 अशर्फियों का मुनाफा, वो भी केवल एक महीने में और व्यापार में अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा। ये अविश्वसनीय था। मुल्ला दो प्याजा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वे बड़बड़ाए, ये कैसे संभव है? जरूर कोई चालबाजी की होगी। अकबर ने गंभीरता से पूछा, बीरबल, ये सचमुच अद्भुत है। क्या तुम हमें विस्तार से बताओगे कि तुमने ये कैसे किया? बीरबल ने अपनी पूरी व्यापार यात्रा का विवरण दिया। कैसे उन्होंने बाजारों का अध्ययन किया, कैसे सही वस्तुओं का चुनाव किया, कैसे उन्होंने आगरा का माल कन्नौज में और कन्नौज का माल आगरा में बेचा, और कैसे उन्होंने इत्र बेचने के लिए विशेष रणनीति अपनाई। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने रास्ते में छोटे बाजारों से भी कुछ मुनाफा कमाया। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहांपनाह, व्यापार में सफलता के लिए कुछ मूल मंत्र हैं। बाजार की सही समझ, वस्तु की गुणवत्ता, सही समय पर सही निर्णय लेना, ईमानदारी और थोड़ी सी चतुराई। मैंने इन्हीं सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास किया। शहंशाह अकबर बीरबल की व्यापारिक कुशलता और दूरदर्शिता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमानी किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। तुमने न केवल मुनाफा कमाया, बल्कि ये भी दर्शाया कि कैसे ईमानदारी और चतुराई से व्यापार किया जा सकता है। हमें तुम पर गर्व है। अकबर ने बीरबल को उनके मुनाफे की 2500 अशर्फियों के साथ साथ इनाम में और 1000 अशर्फियां दी।
उन्होंने ये भी घोषणा की कि बीरबल द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक मार्गों और तरीकों का अध्ययन करके शाही व्यापार को और सुधारा जाएगा। मुल्ला दो प्याजा चुपचाप सब देख रहे थे। आज उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल वास्तव में असाधारण प्रतिभा के धनी थे। बीरबल ने विनम्रता से शहंशाह का धन्यवाद किया और कहा, आलम पनाह, ये अनुभव मेरे लिए भी बहुत शिक्षाप्रद रहा। इसने मुझे सिखाया कि हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, यदि लगन, बुद्धिमानी और ईमानदारी से किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। और इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक सफल व्यापारी बनकर दिखाया, बल्कि व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी स्थापित किए जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी ये कहानी उनकी बहुमुखी प्रतिभा का एक और प्रमाण बन गई। कहानी 7। आगरा शहर में एक साहूकार रहता था जिसका नाम था सेठ मक्खनलाल। नाम तो उसका मक्खनलाल था, पर उसकी नीयत में मक्खन जैसी चिकनाई और फिसलन थी, जिससे वो लोगों को अपने जाल में फंसाता था। वो गरीबों और जरूरतमंदों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर अपनी धूर्तता और बही खातों में हेर फेर करके उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसा लेता था कि वे जीवन भर उससे उबर नहीं पाते थे। कई बार तो वो लोगों की जमीन जायदाद तक हड़प लेता था। उसके डर और आतंक के कारण कोई उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी शहर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था भोला। भोला अत्यंत सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था। एक बार अपनी बेटी की शादी के लिए भोला को कुछ पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा चुका था, फिर भी कुछ रकम कम पड़ रही थी। मजबूरी में उसे साहूकार सेठ मक्खनलाल के पास जाना पड़ा। सेठ मक्खनलाल ने भोला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे 500 अशर्फिया 10% मासिक ब्याज की भारी दर पर कर्ज दी। भोला अनपढ़ था, उसे हिसाब किताब की समझ नहीं थी। सेठ मक्खनलाल ने एक कागज पर कुछ लिखापढ़ी की और भोला का अंगूठा लगवा लिया। भोला ने सोचा कि जैसे ही फसल अच्छी होगी वो साहूकार का कर्ज चुका देगा। समय बीतता गया। भोला हर महीने थोड़ा थोड़ा करके ब्याज चुकाता रहा, कभी अनाज के रूप में तो कभी मेहनत मजदूरी करके। लेकिन सेठ मक्खनलाल अपनी बही में कुछ और ही हिसाब लिखता रहा। वो भोला द्वारा चुकाई गई रकम को मूलधन में से कम दिखाने के बजाय उसे किसी और बहाने से खर्च हुआ बता देता या ब्याज की रकम को और बढ़ा चढ़ाकर लिख देता। 2 साल बीत गए। भोला के अनुमान से उसने लगभग सारा कर्ज चुका दिया था, बल्कि कुछ ज्यादा ही दे दिया था। एक दिन वो सेठ मक्खनलाल के पास गया और कहा, साहूकार जी, मैंने आपका सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया है। अब मेरा वो अंगूठा लगा हुआ कागज मुझे वापस कर दीजिए। सेठ मक्खनलाल कुटिलता से हंसा। अरे भोला, तू क्या कह रहा है? तेरा तो अभी आधा कर्ज भी नहीं चुका। देख, ये रहा मेरा बही खाता। उसने एक मोटी सी बही खोली जिसमें लाल काली स्याही से अजीबोगरीब अंक लिखे हुए थे। इसके हिसाब से तो अभी भी तुझ पर 700 अशर्फिया बाकी है, ब्याज लगाकर। भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। 700 अशर्फिया, ये कैसे हो सकता है साहूकार जी? मैंने तो आपको 500 अशर्फियों से भी ज्यादा दे दिया है। सेठ मक्खनलाल ने डांटते हुए कहा, चुप कर, बेईमान कहीं का। तू मुझे धोखा देना चाहता है? ये देख, इस पर तेरा अंगूठा लगा है। अगर तूने महीने भर में मेरा सारा पैसा नहीं चुकाया तो मैं तेरी ये झोपड़ी और जमीन का टुकड़ा अपने नाम करवा लूंगा। भोला रोता बिलखता घर लौटा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जानता था कि सेठ मक्खनलाल झूठ बोल रहा है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। अंगूठा तो उसने खुद ही लगाया था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भोला को सलाह दी कि वो शहंशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाए। उन्होंने बताया कि वहां बीरबल नाम के एक मंत्री है जो बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है और वे गरीबों की मदद करते हैं। भोला को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो अगले ही दिन आगरा के लिए निकल पड़ा। दरबार में पहुंचकर भोला ने
अपनी सारी व्यथा शहंशाह अकबर और बीरबल को सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में बेबसी। शहंशाह अकबर को सेठ मक्खनलाल की बेईमानी पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत सेठ मक्खनलाल को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। सेठ मक्खनलाल जब दरबार में पहुंचा तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो जानता था कि उसके बही खाते और अंगूठा लगा हुआ कागज उसके पक्ष में है। उसने बड़ी अकड़ के साथ कहा, जहां पनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे कर्ज लिया था और अब चुकाना नहीं चाहता। मेरे पास सारे सबूत हैं। उसने अपनी बही और वो कागज शहंशाह के सामने रख दिया। शहंशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले को देखो और न्याय करो। यदि साहूकार दोषी है तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो भविष्य में किसी गरीब को सताने की हिम्मत न करे। बीरबल ने सेठ मक्खनलाल के बही खाते और कागजात को ध्यान से देखा। लिखावट और अंकों का जाल ऐसा था कि कोई भी आसानी से भ्रमित हो जाए। बीरबल समझ गए कि सेठ मक्खनलाल बहुत शातिर है। बीरबल ने सेठ मक्खनलाल से पूछा, साहूकार जी, क्या आप कसम खाकर कह सकते हैं कि आपके इस बही खाते में जो कुछ भी लिखा है वो अक्षरशः सत्य है और इसमें कोई हेरफेर नहीं किया गया है? सेठ मक्खनलाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जी हां हुजूर, मैं कसम खाता हूं कि ये बही 100% सच्ची है। एक एक पाई का हिसाब इसमें दर्ज है। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, तो अब हम इस बही की सच्चाई की परीक्षा करेंगे। बीरबल ने दरबार में मौजूद एक मुनीम को बुलाया और उसे एक कोरा कागज और कलम दी। फिर वे सेठ मक्खनलाल से बोले, साहूकार जी, आप पिछले 2 सालों का पूरा हिसाब किताब, कब कितना पैसा दिया, कब कितना ब्याज लगा, कब भोला ने कितना चुकाया, ये सब इसी मुनीम को लिखवाइए। हम देखना चाहते हैं कि आपकी याददाश्त कितनी तेज है और आपके बही खाते से कितना मेल खाती है। सेठ मक्खनलाल थोड़ा घबराया। उसे ठीक ठीक याद नहीं था कि उसने कब क्या हेरफेर किया था। उसने मनगढ़ंत हिसाब किताब लिखवाया था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने मुनीम को हिसाब लिखवाना शुरू किया। जैसे जैसे सेठ मक्खनलाल हिसाब लिखवाता गया, बीरबल बीच बीच में उससे कुछ ऐसे सवाल पूछते गए जिनसे वो और भी उलझता गया। कभी वो तारीखें भूल जाता तो कभी ब्याज की दर। उसके लिखवाए हुए हिसाब में और उसके बही खाते में कई जगह अंतर आने लगा। जब हिसाब पूरा हुआ तो बीरबल ने मुनीम से वो कागज लिया और उसका मिलान सेठ मक्खनलाल की बही से किया। जैसा कि उन्हें अंदेशा था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। बीरबल ने शहंशाह अकबर से कहा, आलम पनाह, देखिए, साहूकार जी का लिखवाया हुआ हिसाब और इनकी ये सच्ची बही, दोनों में कितना अंतर है। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है या फिर इनकी बही में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। सेठ मक्खनलाल पसीना पसीना हो गया। वो कुछ कहने वाला था, तभी बीरबल ने उसे रोक दिया। ठहरिए साहूकार जी, बीरबल ने कहा, अभी आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। बीरबल ने दरबार में मौजूद 2 सिपाहियों को बुलाया और उन्हें कुछ निर्देश दिए। सिपाही तुरंत दरबार से बाहर चले गए। कुछ देर बाद वे सिपाही एक बड़ी सी तराजू और कुछ बाट लेकर दरबार में लौटे। बीरबल ने सेठ मक्खनलाल से कहा, साहूकार जी, आपने कहा था कि आपकी बही अक्षरशः सत्य है, तो अब हम आपकी इस बही को ही तौल कर देखेंगे। ये सुनकर सेठ मक्खनलाल और भी हैरान हो गया। बही को तौलना? हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? बही का वजन करने से क्या होगा? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, साहूकार जी, कहते हैं कि सत्य में वजन होता है और झूठ हल्का होता है। हम आज यही देखेंगे। हम आपकी इस बही को सत्य के बाटों से तौलेंगे। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे तराजू के एक पलड़े में सेठ मक्खनलाल की बही रखें। फिर उन्होंने भोला को बुलाया और उससे पूछा, भोला, तुम बताओ, तुमने साहूकार को कुल कितना पैसा या अनाज दिया होगा, अंदाजन? भोला ने कुछ देर सोचकर कहा, हुजूर, मैंने लगभग 600 अशर्फियों के बराबर तो दिया ही होगा।
कभी नकद, कभी अनाज। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, तराजू के दूसरे पलड़े में 600 अशर्फियों के बराबर वजन के बाट रखो। सिपाहियों ने वैसा ही किया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही बाट रखे गए, बही वाला पलड़ा ऊपर उठ गया और बाट वाला पलड़ा नीचे झुक गया। इसका मतलब था कि बही का वजन 600 अशर्फियों से भी कम था, यानी उसमें दर्ज हिसाब किताब झूठा था। सेठ मक्खनलाल का चेहरा देखने लायक था। वो समझ गया था कि बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसा लिया है। बीरबल ने कहा, देखा साहूकार जी, आपकी सच्ची बही तो सत्य के बाटों के सामने हल्की पड़ गई। इसका अर्थ है कि आपने भोला से जितना लिया है उससे कहीं ज्यादा आप उससे वसूलना चाहते हैं। आपने अपनी बही में झूठा हिसाब लिखा है। सेठ मक्खनलाल अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। भोला का मुझ पर कोई कर्ज बाकी नहीं है, बल्कि मैंने ही उससे ज्यादा पैसे ऐंठ लिए हैं। शहंशाह अकबर क्रोध से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, सेठ मक्खनलाल, तुमने न केवल इस गरीब किसान को धोखा दिया है, बल्कि तुमने दरबार को भी गुमराह करने की कोशिश की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बीरबल ने सुझाव दिया, आलमपना, मेरा सुझाव है कि सेठ मक्खनलाल ने भोला से जितनी भी अतिरिक्त रकम वसूली है वो उसे ब्याज समेत वापस करे। साथ ही भोला को जो मानसिक पीड़ा और परेशानी हुई है उसके लिए भी सेठ मक्खनलाल उसे उचित मुआवजा दे और भविष्य में ये किसी और के साथ ऐसी धोखाधड़ी न कर सके, इसके लिए इसके व्यापार पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए और इसकी सारी बही खातों की गहन जांच की जाए। शहंशाह अकबर ने बीरबल के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। सेठ मक्खनलाल को तुरंत भोला को उसकी अतिरिक्त रकम और मुआवजा देने का आदेश दिया गया। उसके व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके सारे पुराने बही खाते जब्त कर लिए गए ताकि अन्य किसी पीड़ित को भी न्याय मिल सके। भोला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल और शहंशाह अकबर का आभार व्यक्त किया। उसे न केवल उसका पैसा वापस मिला, बल्कि उसे उस बेईमान साहूकार के चंगुल से भी मुक्ति मिली। सेठ मक्खनलाल को अपनी करनी का फल मिल चुका था। उसे न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि समाज में उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक शातिर बेईमान को पकड़ा और एक गरीब को न्याय दिलाया। सत्य के बाटों से बही को तौलने की ये अनोखी तरकीब लॉन्ग टाइम्स तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही और इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सत्य और न्याय की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। उनकी ये कहानी भी उन अनगिनत किस्सों में शामिल हो गई जहां उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से समाज को बेहतर बनाने का काम किया था। कहानी 8। एक सुबह जब दरबार पूरी तरह से सजा हुआ था और सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे, बादशाह अकबर के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की मुस्कान थी। उनके हाथ में एक छोटा सा मखमली थैला था जिसे वे रह रहकर देख रहे थे। दरबारियों में कौतूहल था कि आज बादशाह के मन में क्या चल रहा है। अकबर ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, दरबारियों, आज हमारे मन में एक विचार आया है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे दरबारी कितने बुद्धिमान, कितने धैर्यवान और कितने व्यवहार कुशल हैं। आज हम आप सबकी एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। ये सुनकर सभी दरबारी सतर्क हो गए। कुछ के चेहरों पर आत्मविश्वास था तो कुछ के मन में आशंका। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से बैठे थे। उनके मुख पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वे पहले से ही बादशाह की योजना को भांप चुके हों। अकबर ने अपने हाथ में पकड़े मखमली थैले को ऊपर उठाते हुए कहा, इस थैले में कुछ विशेष वस्तुएं हैं। हम एक एक करके आपको बुलाएंगे और आपको इसमें से कोई एक वस्तु चुनने को कहेंगे।
शर्त यह है कि आप थैले के अंदर झांक नहीं सकते, केवल अपने हाथ से टटोलकर कोई एक वस्तु निकालनी होगी। फिर आपको उस वस्तु का सदुपयोग करके दिखाना होगा या ये सिद्ध करना होगा कि वो वस्तु आपके लिए किस प्रकार मूल्यवान है। ये एक विचित्र परीक्षा थी। दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि इस थैले में क्या हो सकता है और वे बिना देखे चुनी गई वस्तु का क्या करेंगे। सबसे पहले बादशाह ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल को बुलाया। टोडरमल अपनी वित्तीय समझ और प्रबंधन कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सावधानी से थैले में हाथ डाला और कुछ देर टटोलने के बाद एक छोटी सी चिकनी वस्तु बाहर निकाली। वो एक साधारण सा भूरे रंग का पत्थर का टुकड़ा था। टोडरमल कुछ क्षणों के लिए चकित रह गए। एक पत्थर का टुकड़ा, इसका वो क्या सदुपयोग करेंगे? दरबार में कुछ लोग दबी हंसी हंसने लगे। टोडरमल ने संयम बनाए रखा। उन्होंने पत्थर को गौर से देखा, उसे अपनी हथेली पर घुमाया और फिर बादशाह से कहा, जहांपनाह, यह पत्थर साधारण अवश्य दिखता है, परंतु इसकी भी अपनी उपयोगिता है। यदि यह सही आकार और प्रकार का हो तो इसे तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है या किसी इमारत की नींव में मजबूती प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए यह खेलने का साधन बन सकता है और यदि ये विशेष प्रकार का पत्थर हो, जैसे चकमक पत्थर, तो इससे आग भी उत्पन्न की जा सकती है। प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती। जहांपनाह, बस उसे देखने की दृष्टि और उपयोग करने की बुद्धि होनी चाहिए। अकबर टोडरमल के उत्तर से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बहुत खूब टोडरमल जी, आपने एक साधारण पत्थर में भी संभावनाएं देख ली। यह आपकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है। इसके बाद अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह को बुलाया। मानसिंह एक वीर और कुशल योद्धा थे। उन्होंने थैले में हाथ डाला और जो वस्तु बाहर निकाली वो एक सूखी हुई मुरझाई सी टहनी थी, जिस पर कुछ सूखे पत्ते भी लगे थे। मानसिंह ने टहनी को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आलमपनाह, ये सूखी टहनी युद्ध के मैदान में शायद उतनी उपयोगी न हो, परंतु इसके भी अनेक उपयोग हैं। इसे ईंधन के रूप में जलाकर रोशनी और गर्मी प्राप्त की जा सकती है। यदि ये मजबूत हो तो इसे सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। संकट के समय इसे आत्मरक्षा के लिए एक अस्थायी हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। और यदि इसे कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये किसी चित्र या सजावट का हिस्सा भी बन सकती है। हर वस्तु का महत्व उसके संदर्भ और प्रयोग पर निर्भर करता है। अकबर ने मानसिंह की भी प्रशंसा की। उत्तम सेनापति जी, आपकी दृष्टि भी व्यापक है। एक एक करके कई दरबारी आए। किसी के हाथ में टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन आया, किसी के हाथ में एक पुराना जंग लगा सिक्का, तो किसी के हाथ में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा। प्रत्येक दरबारी ने अपनी अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उस वस्तु की उपयोगिता या महत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया। कुछ सफल रहे, कुछ के उत्तर साधारण थे और कुछ थोड़े निराश भी हुए। कुछ दरबारियों ने, जिनके हाथ में बिल्कुल ही निरर्थक सी चीज आई, वे घबरा गए और कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। उदाहरण के लिए, एक दरबारी के हाथ में एक मुर्गी का पंख आया। वो कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर हताश होकर बोला, जहांपनाह, ये तो मात्र एक पंख है, इसका मैं क्या कर सकता हूं? अकबर ने बिना कुछ कहे उसे वापस अपनी जगह पर भेज दिया। अब बारी आई मुल्ला दोप्याजा की, जो अपनी वाक्पटुता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनकी बातें कभी कभी थोड़ी अटपटी भी होती थी। मुल्ला जी बड़े उत्साह से आगे बढ़े और थैले में हाथ डाला। उनके हाथ में एक छोटा सा गोल और कुछ चिपचिपा सा पदार्थ आया। उन्होंने उसे सूंघा। वो गुड़ का एक छोटा सा ढेला था। मुल्ला जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत गुड़ का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया और चबाते हुए बोले, वाह जहांपनाह, ये तो अमृत है। इससे मीठा और क्या हो सकता है? ये तुरंत ऊर्जा देता है, मन को प्रसन्न करता है। इसका सदुपयोग तो मैंने तुरंत कर लिया।
और यदि ये बड़ा होता तो मैं इसकी मिठाई बनवाता और पूरे दरबार में बंटवाता। मुल्ला की इस हरकत पर दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, मुल्ला जी, आपने तो सचमुच सदुपयोग कर लिया। आपका तरीका अनूठा है। अंत में बीरबल की बारी आई। सभी दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल के हाथ क्या लगता है और वे उसका क्या करते हैं। बीरबल शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने बादशाह को अदब से सलाम किया और थैले में हाथ डाला। कुछ देर तक थैले के अंदर हाथ घुमाने के बाद बीरबल ने जो वस्तु बाहर निकाली उसे देखकर एक क्षण के लिए दरबार में पूर्ण शांति छा गई। बीरबल के हाथ में एक मुट्ठी भर धूल थी। धूल एक ऐसी चीज जिसे आमतौर पर निरर्थक और गंदगी का प्रतीक माना जाता है। कई दरबारियों के चेहरे पर विजय की मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल अवश्य ही इस परीक्षा में विफल होंगे। मुल्ला दो प्याजा तो मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। अकबर ने भी बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हारे हाथ तो धूल लगी है। अब बताओ, तुम इस धूल का क्या सदुपयोग करोगे? ये तुम्हारे लिए किस प्रकार मूल्यवान है? बीरबल ने धूल को अपनी हथेली पर रखा, उसे ध्यान से देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, ये धूल साधारण धूल नहीं है। ये इस महान हिंदुस्तान की मिट्टी है, हमारी मातृभूमि की धूल है। बीरबल के इन शब्दों ने दरबार के माहौल को बदल दिया। जहां कुछ क्षण पहले उपहास और कौतुक का भाव था, वहां अब गंभीरता और सम्मान का भाव आ गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहां पनाह, ये वही धूल है जिसमें खेलकर हम बड़े हुए हैं। ये वही मिट्टी है जो अन्न उपजाकर हमारा पेट भरती है। ये वही धरती है जिसकी रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इस धूल का एक एक कण हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए अमूल्य है। उन्होंने धूल को अपनी उंगलियों से थोड़ा सा उठाया और कहा, इस धूल का सदुपयोग? जहां पनाह, सबसे बड़ा सदुपयोग तो ये है कि ये हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है, हमें हमारी औकात याद दिलाती है कि हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, अंततः इसी मिट्टी में मिल जाना है। ये हमें विनम्रता सिखाती है। और यदि व्यावहारिक उपयोग की बात करें तो जहां पनाह, इसी धूल से कुम्हार सुंदर बर्तन बनाता है जो हमारे घरों की शोभा बढ़ाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। इसी मिट्टी से किसान अपने खेतों को उपजाऊ बनाता है। इसी मिट्टी से घर बनते हैं जो हमें धूप, वर्षा और सर्दी से बचाते हैं। क्या इस धूल का कोई मूल्य नहीं है? जहां पनाह, बीरबल ने एक क्षण रुककर बादशाह की आंखों में देखा और फिर कहा, और जहां पनाह, एक दरबारी और आपके एक सेवक के रूप में ये धूल मेरे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये मुझे याद दिलाती है कि मैं इस सल्तनत का एक छोटा सा अंश हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी इस मातृभूमि की सेवा करूं, ठीक वैसे ही जैसे ये धूल चुपचाप अपनी भूमिका निभाती है। बीरबल ने थोड़ी सी धूल अपने माथे पर लगाई और कहा, यह धूल मेरे लिए तिलक के समान है। जहां पनाह, ये मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है क्योंकि ये मेरे देश का प्रतीक है, मेरे स्वाभिमान का प्रतीक है। बीरबल की बातें सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक मुट्ठी भर धूल की ऐसी गहन और मार्मिक व्याख्या की जा सकती है। जिन दरबारियों ने धूल को निरर्थक समझा था, वे अब लज्जित महसूस कर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में प्रशंसा और गर्व के आंसू छलक आए थे। वे धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज न केवल इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है, बल्कि तुमने हम सभी को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसके बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि उसे देखने वाली दृष्टि और उसके उपयोग करने वाले के विवेक में निहित होता है। अकबर ने पूरे दरबार की ओर मुखातिब होकर कहा,
आप सबने देखा, बीरबल ने एक मुट्ठी भर धूल में भी इतना गहरा अर्थ और इतनी उपयोगिता ढूंढ निकाली। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। ये परीक्षा केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि ये आप सबको ये सिखाने के लिए थी कि जीवन में छोटी से छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो दरबारी साधारण वस्तुओं में भी मूल्य देख पाए वे सराहनीय हैं, और जो नहीं देख पाए उन्हें बीरबल से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक अच्छा प्रशासक वही होता है जो सीमित संसाधनों में भी असीमित संभावनाएं देख सके और उनका सदुपयोग कर सके। उस दिन के बाद दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। बादशाह अकबर की इस अनूठी परीक्षा ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची परख बाहरी चमक दमक से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और विवेक से होती है। और बीरबल ने एक बार फिर अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और देशभक्ति का परिचय देकर सभी का मन मोह लिया था। वो मखमली थैला और उसमें रखी वस्तुएं दरबारियों के लिए एक यादगार सबक बन गई, और धूल का मूल्य एक प्रसिद्ध कहावत के रूप में प्रचलित हो गया।